नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमन भारद्वाज, साइकोलॉजिस्ट, और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो भी साइकोलॉजिस्ट हैं। कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट मिस्टर विकास शर्मा, जो माइंड एंड वेलनेस हब मनोविकास केंद्र के संस्थापक हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साइको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में। और उस एरिया में आज इनसे हम जानते हैं टेस्टिंग के बारे में कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों ज़रूरी होते हैं और ये क्या होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उनके हिसाब से साइकोलॉजी के कोई टेस्ट होते ही नहीं, और अगर होते हैं तो उन्हें कंफ्यूजन रहता है कि ये किस तरह के टेस्ट होंगे। क्या हमारे ब्रेन को स्कैन किया जाएगा, हमारे मन को स्कैन किया जाएगा, या सवाल पूछे जाएंगे, या हमारी प्राइवेसी को के अंदर एंटर करके उसे हैक कर लिया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी मिथ्स हैं। सर, आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ये टेस्टिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। मैम, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे हम इन डेप्थ यह जान पाते हैं कि भी क्लाइंट को एग्जैक्टली किस तरह की थेरेपी की या किस तरह के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता जी। भाई वो हेजिटेट करता है, उसको जजमेंट से डर लगता है। तो इन चीज़ों के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली एक वेल स्ट्रक्चर्ड टेस्ट होते हैं, जो कि जिनकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी अच्छे से पहले टेस्ट की गई होती है कि भी वो इन सिम्टम्स को जो भी स्पेसिफिक दिया गया है उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो कंडीशन का एनालिसिस कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से मैम साइकोलॉजिकल टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं पेशेंट के लिए जी। क्या इसमें कुछ वेरिएशंस भी होती है? जैसे अगर पर्सन इंडिया का रहने वाला है तो हम इंडियन टेस्ट ही लगाएं, और अगर बाहर किसी कंट्री का है तो वहाँ का लगाएं। क्या इसमें कोई कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है या एनवायरनमेंट का होता है? वो भी थोड़ा बताएं दर्शकों को, ताकि वो समझ पाएं कि सही जगह जाके टेस्ट कहाँ कराएं और किन से कांटेक्ट करें। बेसिकली तो मैम जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए गए होते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड पे एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्पेसिफिक ऐसा क्राइटेरिया होता है कि जिसमें कल्चरल कॉम्पिटेंस आता जाता है। इसलिए उनकी जो रिलायबिलिटी वैलिडिटी जो भी सेलेक्ट की जाती है, उसमें जो टेस्टिंग के लिए जो भी इंडिविजुअल सेलेक्ट किए जाते हैं वो कोशिश तो ऐसी होती है भी मतलब हर एक सब कॉन्टिनेंट से और कॉन्टिनेंट से सेलेक्ट किए जाएं ताकि उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी अच्छे स्कोर पे आए। लेकिन फिर भी उनमें कुछ न कुछ कल्चरल डिफरेंस रहता है मैम। तो इसीलिए उनकी जो भी कल्चरल डिफरेंस है उसको कम करने के लिए उनकी पर्टिकुलर कल्चर की अडेप्टेशन होती है। कि वजह से अगर कुछ फॉरेन के टेस्ट हैं उनको इंडियन कल्चर में यूज़ करना है तो इंडियन की कुछ अलग से उनकी अडेप्टेशन होगी। जैसे मैं कुछ एक टेस्ट का एग्जांपल बताऊं तो आपको, जैसे वेस्लर का है मैम IQ असेसमेंट के लिए टेस्ट है जो, तो उसकी जो इंडियन कल्चर में ज़्यादातर यूज़ होता है वो तो मिसिक के रूप में यूज़ करते हैं मैम। मालिन इंटेलिजेंस टेस्ट है जो, उसको यूज़ किया जाता है। उसमें एक दो जो सब स्केल था जो भी जिसमें ये ज़्यादा महसूस हो रहा था कि जिसकी वजह से कल्चर कॉम्पिटेंस बढ़ सकता है, तो उसको रिमूव कर दिया गया और बाकी टेस्ट को यूज़ किया जा सकता है। बढ़िया। दूसरा सवाल ये है कि कैसे और कब टेस्ट लगाने चाहिए, या साइकोलॉजिस्ट कैसे ये निर्धारित करते हैं कि जब पेशेंट आके अपनी कंप्लेंट बताते हैं, सिम्टम्स बताते हैं, जब वो पूरा समझ भी लेते हैं कि ये इनके सिम्टम्स हैं, इनके ये इतने इतने इश्यूज आ रहे हैं और मुझे पूरा केस समझ आ गया, लेकिन फिर भी हम टेस्ट करना चाहेंगे, क्या वो वाकई में ज़रूरी है या उसको छोड़ देना चाहिए? आपका क्या कहना है इस बारे में? इसमें मैम देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वह होता है कि क्लाइंट की केस हिस्ट्री एग्जैक्टली हमने क्या बनाई है। क्लाइंट ने अपने बारे में जिन जिन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है वो किस लेवल तक एक्सप्लेन किया है, वो बेसिकली हमारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। पहले से ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि ये क्लाइंट है तो उसके ऊपर हम इस टेस्ट को यूज़ करेंगे। वो डिसाइड होगा जब हमने एक तरह से केस हिस्ट्री को डिसाइड किया है, बेस की केस हिस्ट्री ये निकल के आई है, उसमें हम यह महसूस कर रहे हैं कि भाई इन्होंने जो भी सिम्टम बताए हैं या तो वो कम्प्लीटली क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे, कि जैसे भी हर एक डिसऑर्डर्स के अलग अलग सब कैटेगरी वाइज वो दिए गए हैं, भाई इसका ये क्राइटेरिया है, डायग्नोस का इसका ये क्राइटेरिया है। कई बार क्या होता है मैम कि जैसे फिक्स डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पाते,
क्योंकि क्लाइंट भी लैग कर जाता है, अभी वो मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता अपने सिम्टम्स को, या फिर कुछ वो हेजिटेट करता है, या भी जजमेंटल फैक्टर की वजह से भी वो स्टार्टिंग में ही आता है। जैसे अगर कोई फर्स्ट सेशन ही है मैम, तो वो बहुत ही मतलब हेजिटेशन है ऐसी बनी रहती है मैम, कुछ ना कुछ एक डर रहता है, अभी कहीं ये मैं इस चीज़ को अगर इस तरह से बताऊंगा तो मेरे बारे में क्या धारणा बनेगी इन तो सभी वो की। मैनिपुलेट कर हाँ, जाते हैं, कुछ तो फैक्ट्स को हाइड हाँ, कर जाते हैं। इसी तरह से मैम, तो उनको रिमूव करने के लिए मैम साइकोलॉजिकल टेस्ट की हेल्प ली जाती है। और कई बार क्या होता है मैम, जैसे कि ये उससे एहसास हो जाता है, अभी जैसे पर्सनैलिटी का ही है, तो उसमें कोमोर्बिडिटी कितनी है वो एग्जैक्टली निकल के आ जाता है मैम टेस्ट के बेसिस पे। तो इस तरह से टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सॉरी, आपने कोमोर्बिडिटी वर्ड यूज किया, तो कोमोर्बिड से क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ कोई साइकोलॉजिकल कोमोर्बिडिटी है या फिजियोलॉजिकल है, या किस तरह की कोमोर्बिडिटी की आप बात कर रहे हैं? मैम बेसिकली ये होती तो हर एक फील्ड में ही है भाई। साइकोलॉजी में इसको इस तरह से यूज किया जाता है कि जैसे सिम्टम्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। सेम सिम्टम, जैसे कि कुछ सिम्टम डिप्रेशन में है, वही कुछ ना कुछ सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया में नेगेटिव सिम्टम के रूप में भी दिखाई दिए हैं भाई। एनाडोनिया का हो गया जैसे, उसमें काम करने का मन नहीं करता, सेम डिप्रेशन में भी काम करने का मन नहीं करता। तो इस तरह से कुछ ना कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो ओवरलैप करते हैं। तो उनका एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन हो जाता है मैम टेस्टिंग के बेस पे, डिफरेंशिएशन के लिए। यस यस, तो उसको अच्छे से एनालिसिस किया जा सकता है। एक और सवाल कि थेरेपी कब लेनी चाहिए, कब तक लेनी चाहिए, और क्या थेरेपी अगर एक बार शुरू हो जाए तो वो जीवन भर चलती रहती है? इसके बारे में काफी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के बीच में, थोड़ा वो भी क्लियर करें। ये देखिए मैम, थेरेपी कब लेनी चाहिए इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो है नहीं भाई। जब भी हमें यह महसूस हो, थेरेपी बेसिकली ये नहीं है मैम कि हम किसी थेरेपिस्ट के पास ही जा रहे हैं कि वही हमारी थेरेपी का ही पार्ट है। थेरेपी टेक्निकली देखा जाए तो बचपन से स्टार्ट हो जाती है भाई। हमारे पेरेंट्स हमें कैसे गाइड कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट हमें कैसे मॉडिफिकेशन दे रहा है। तो बेसिकली हम जब भी अपने बारे में इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि भी हम इस पर्टिकुलर एरिया में हम लैग कर रहे हैं, तो उस फील्ड में हम किसी खुद भी मान के चलते हैं भी, हमसे अगर कोई स्पेसिफिक कोई किसी फील्ड का एक्सपर्ट अगर हमें इस चीज़ के लिए सजेशन देगा तो वह हमारे लिए कितने अच्छे होंगे। तो हम कोशिश करते हैं भाई जिस भी एरिया में हम लैग कर रहे हैं उसी तरह की थेरेपी होती है मैम। साइकोथेरेपी में यह भी हम मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग या फिर किसी भी तरह में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगा सकते हैं भाई, हम अपने आप को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अपने कैपेबिलिटीज को, तो उनके लिए हम जैसे हम साइकोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं। अगर कुछ फिजिकली सिम्टम्स हैं जैसे किसी तरह का पेन है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं, वो तो मैम डिपेंड करता है। बढ़िया, तो थेरेपीज की बहुत अच्छी एक आपने परिभाषा दी अलग अलग तरीके से, जी मैम, और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों की भी काफी मिथ्स क्लियर हुई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास, थैंक यू।